वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जैसा कि नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जो मॉक टेस्ट पिछला सॉल्व कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। डेली रात को 9 बजे आरओ को टारगेट करते हुए हम लोग डेली जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखिए और इससे पहले भी जो क्लासेस हुई हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप उनको भी रिवाइज करते रहिए। जो बच्चे न्यू हैं उनको बताना चाहूँगी ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है और इसके साथ में दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास चल रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन भी चल रहा है और बाकी सब्जेक्ट भी साथ में कवर हो रहे हैं। तो आप दोनों क्लासेस देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ये सामने आपके नंबर दिए गए, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप आप ज्वाइन करके, जो कि आपका 27 जुलाई को एग्जाम है आरओ का, खासकर उसको टारगेट करते हुए मैं सीरीज चला रही हूँ। और जो बच्चे स्टडी मटेरियल को लेकर के अभी कंफ्यूज हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा, कोई अदर बुक कोई भी कंटेंट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो डेली टारगेट मिलते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी तो आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, साथ में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आपको वैसे ही दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पैटर्न है एग्जाम का यूपीपी से, जैसे अब अभी पेपर हुआ था आरओ का हुआ था, या आयो का जैसा पैटर्न होता जा रहा उन्हीं पे आधारित आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जा रही है और आप उसके साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी है, ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है उस पर भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का भी साथ में चल रहा है कोर्स और जो अदर स्टेट पीसीएस हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे आज देखते हैं। देखिए हर सेट से मैं नए क्वेश्चंस ले रही हूँ, तो हो सकता है आपको क्वेश्चन नंबर में थोड़ा कंफ्यूजन ज़रूर हो, लेकिन एक सेट में जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं अगर कोई डाउट होता है तो उस क्वेश्चन नंबर से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो ये पहला प्रश्न है इसमें देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री स्मारक संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी अयोध्या में है। थर्ड है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय रामपुर में है। कालका बिंदादीन महाराज की ड्योढ़ी और कथक संग्रहालय वाराणसी में है। अब आपको बताना है इनमें से कौन से पेयर करेक्ट हैं। आपको क्या करना है, वीडियो पॉज कीजिए और फिर अपना आंसर देखिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री स्मारक संग्रहालय, ये कहाँ है? तो ये वाराणसी में है, लखनऊ में नहीं है। ये 2018 में बना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी ये अयोध्या में है, 1988 में बना, करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय ये रामपुर में है, 2004 में बना है। और कालका बिंदादीन महाराज की ड्योढ़ी और कथक संग्रहालय ये लखनऊ में है, 2016 में बना है। तो लखनऊ और वाराणसी में क्या हुआ है, कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पहला और चौथा गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। तो कौन सा आंसर चूज करेंगे? ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है औंधी ताल झील, ये संत कबीर नगर में है। सेकंड है अलवारा झील बरेली में है। थर्ड है सौत झील बलिया में। फोर्थ है नौ झील मथुरा में। तो यूपी जीके से रिलेटेड ये प्रश्न है। औंधी ताल झील कहाँ है? वाराणसी में है, संत कबीर नगर में नहीं है। संत कबीर नगर में बखीरा झील है, ठीक है, बखीरा याद रखिएगा। कौशाम्बी में है अलवारा झील, बरेली में नहीं है, बरेली में है लिलौर झील, ठीक है। अब बात करते हैं सौत झील, तो सौत झील कहाँ पे है? मैनपुरी में है। और बलिया में सुरहा ताल झील है। फिर दी गई है नौह झील, नौह झील मथुरा में है, करेक्ट है। एक बार फिर से सारी सुन लीजिए। तो औंधी ताल झील वाराणसी में है, ठीक है। बखीरा झील जो है संत कबीर नगर में है। अलवारा कौशाम्बी में है। लिलौर झील बरेली में है। तो सौत झील मैनपुरी में है। सुरहा ताल बलिया, नौह झील मथुरा। कौन कौन से करेक्ट हैं इसमें? तो केवल आपको चौथा सही दिया गया था, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। एक तरफ डैम है और उनसे रिलेटेड जो लोकेशन है वो दी गई है। तो देखिए माता टीला डैम है, अहरौरा डैम है, सुकमा डुकमा डैम है, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर, झांसी, ललितपुर और सोनभद्र में से बताना है।
तो आंसर देखिए इस क्वेश्चन का, जरूरी नहीं आपको सारे आंसर्स आते हैं, लेकिन जो भी एक भी याद हुआ करिए, उसको मैच करिए। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध आपको पता है रिहंद बांध पर, इसी को रिहंद बांध के नाम से जानते हैं। जब रिहंद डैम बना तो उसके पीछे जो रिजर्वायर बना, आर्टिफिशियल लेक बनी, उसी को गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध के नाम से जानते हैं, और ये सोनभद्र में है। डी का 4 आपको पता चल गया, ठीक है। डी का 4 हमें 2 ऑप्शंस में दिया गया है। माता टीला डैम ये बेतवा नदी पर बना है और ललितपुर में है। अगला है सुकमा डुकमा डैम, ये भी बेतवा नदी पर है लेकिन ये झांसी में है, ठीक है, झांसी में। अरौरा डैम कहाँ है, तो ये है मिर्जापुर में। ए का 1 है, बी का 3 दिया गया है, सी का 2 है, सी का 2 है, और डी का आपको पता है ये 4 हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 4th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है, चंदौली में। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार चित्रकूट में। रानीपुर वन्यजीव विहार बहराइच में दिया गया है। कौन कौन से करेक्ट हैं, तो चंद्रप्रभा ये वन्यजीव विहार कहाँ है, चंदौली में है। तो ये राज्य का पहला वन्यजीव विहार है, पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चंदौली में, चंद्रप्रभा 1957 में, ठीक है। तो ये पहला करेक्ट हो गया। दूसरा देखते हैं, किशनपुर लखीमपुर खीरी में स्थित है, 1972 में बना, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो बात हो रही, ठीक है। अगला देखते हैं, कतरनिया घाट ये कहाँ पर है, ये कतरनिया घाट बहराइच में है। और रानीपुर कहाँ है, तो ये चित्रकूट में हो जाएगा, दोनों गलत दिए गए हैं। अब अगले इसमें जो आंसर देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पहले आंसर देख लेते फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट है, पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, जैनी धर्म के लोगों का काशी कहाँ है, हस्तिनापुर मेरठ में। धान का कटोरा चंदौली में है। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया नोएडा को कहते हैं। सिराजे हिंद जौनपुर को कहते हैं। अब इनमें से कौन कौन से पेयर करेक्ट हैं। जैन धर्म की जो लोगों की काशी बोलते हैं वो किसे बोलते हैं, हस्तिनापुर मेरठ को बोलते हैं। धान का कटोरा चंदौली को बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। पावर यहाँ पर पावर कैपिटल ऑफ इंडिया दी गई है, तो पावर कैपिटल ऑफ ये जो नोएडा दिया गया है, ठीक है, तो नोएडा ये भी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, सिराजे हिंद जौनपुर को बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये जो पावर कैपिटल ऑफ इंडिया दी गई है ये गलत हो जाएगा, ये सोनभद्र है, नोएडा मैंने लगा दिया, इसको सही कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिए। तो पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, सोनभद्र को बोलते हैं। और जो नोएडा है वो यूपी का शो विंडो है, क्या बोलते हैं इसको, शो विंडो, ये करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो कौन कौन सा है, यहाँ पर 3rd इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं। तो 1 2 4 ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर से देख लीजिएगा, जो मैंने गलत बोल दिया था, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र को बोलते हैं, यूपी का जो शो विंडो है वो नोएडा है, ठीक है। देखिए, कभी कभी बोलते बोलते जल्दी में मिस प्रोनाउंस भी हो जाता है, तो वर्ड कभी कभी गलत भी बोल जाती हूँ, तो आप लोग रीड कर लिया कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ आगे करेक्ट करूँ, आपको वो गलत ना लगे, लेकिन फिर भी अगर कहीं गलती हो जाती है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आपको क्वेश्चन ढंग से रीड करना और आंसर देखना मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है, ठीक है। सारे स्टेटमेंट पहले देखिए। तो पहला है, भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। 2004 में सुनामी आई थी तो लहरों के कारण ये डूब गया था। सेकंड है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 3214 है। पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है 2933 है। और जो भारत की मानक मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है, वो 5 राज्यों से गुजरती है, मणिपुर, छत्तीसगढ़, यूपी, आंध्र प्रदेश और एमपी। तो आप बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो आईएसटी कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। अब ये कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है और एमपी है। मणिपुर यहाँ कहाँ से आ गया, ये तो उड़ीसा होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये हमें किस में दिया गया है, ये ऑप्शन डी में दिया गया, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 7th क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 राज्यों का समूह निम्नलिखित में से किस देश की सीमा स्पर्श करते हैं। देखिए, अभी तक ये तो पता था कौन सा देश कौन सा राज्य जो किस देश को स्पर्श नहीं करता, या इस तरीके के प्रश्न तो आप देख रहे थे, ये थोड़ा नया प्रश्न है। अब आपको 4 राज्य ही दिए गए हैं, पूछ लिया गया किसे सीमा बना रहे हैं, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार या फिर नेपाल। मैप में मैं कई बार बता चुकी हूँ और मैपिंग वाले क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। आज मैं मैप नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये बहुत इजी प्रश्न है और आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहे तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अगली क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर दूंगी, मैप भी दिखा दूंगी। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो कहाँ पर, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, फिर नीचे बढ़ेंगे नागालैंड, मणिपुर
और ये रहा मिजोरम। बट त्रिपुरा की बात नहीं हो रही है, इधर की नहीं, इतने पोर्शन की बात हो रही है। तो किससे ये स्पर्श कर रहे होंगे? म्यांमार से। ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। बांग्लादेश से 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भूटान से 4, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल से भी 5 स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। एक बार मैप में देखेंगे तो याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं, ठीक है। आउटर जो बाउंड्री है या आउटर हिमालय, उसे क्या बोल रहे हैं? उसे हम बोलते हैं शिवालिक। सेकंड है, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। पूर्वी का मतलब क्या है? ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री की बात हो रही है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित पर्वतमाला असम राज्य में सबसे अधिक है और इसे हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानते हैं। अगला है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए, अगर मैं ऐसे बात करूं, जो डिवीजन है हिमालय का, तो ऊपर ये ट्रांस हिमालय है जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 रेंज। देखिए, मैं एग्जैक्ट मैप नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन एक आइडिया आपको होना चाहिए। अभी जो आरओ का पेपर देने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का देने, तो इतनी नॉलेज मैं जानती हूँ कि आपको होगा कि हिमालयन डिवीजन कैसे किया गया है। नहीं आ रहा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, इंडियन ज्योग्राफी पूरी पढ़ाई हुई है, पढ़ लीजिए, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। 1 मिनट। अब इसके बाद देखिए, ये कौन सा हिमालय? ग्रेटर हिमालय। फिर ये है मिडिल हिमालय। इसके बाद ये रहा आउटर हिमालय, जिसे हम क्या बोलते हैं? ये रहा आपका शिवालिक रेंज, ठीक है। ये शिवालिक रेंज है, ठीक है। ये हो गया आपका जो सबसे बाहरी श्रृंखला है, ये हो गई, ठीक है। तो पहला तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए, ये डिवीजन मैंने कैसे बताया है? ये मैंने बताया आपको, जो ये लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन है, ठीक है। अब हम देखेंगे हॉरिजेंटल, जब रिवर्स हैं, ये प्रादेशिक विभाजन जो करती है, टेरिटोरियल डिवीजन है, उसको देखेंगे। उसमें क्या है? मान लीजिए ये हिमालय है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले सतलज फ्लो होती है, सतलज, सिंधु, सिंधु और सतलज, ये सिंधु और ये सतलज हो गई, ठीक है। इसके बाद सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता और ये रही ब्रह्मपुत्र। तो सतलज और सिंधु के बीच के हिमालय को कश्मीर या पंजाब हिमालय। फिर कुमायूं हिमालय, किसके किसके बीच? सतलज और काली के बीच। काली और तिस्ता के बीच क्या होगा? नेपाल हिमालय। और तिस्ता से लेकर के जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसको हम क्या बोलते हैं? असम हिमालय, ठीक है। अब हमको दिया गया है इसमें कि असम राज्य में सबसे अधिक है जो हिमाद्री के दक्षिण स्थित पर्वतमाला है, और इसे हिमाचल या निम्न हिमालय बोलते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, ये रही सबसे पूर्वी सीमा। सतलज और काली के बीच, ये रही सतलज और ये रही काली, काली के बीच के हिमालय को हम कुमायूं हिमालय बोलते हैं। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए, एग्जैक्ट मैं मैप में नहीं दिखा रही हूँ, एग्जैक्ट मैप आप नहीं देख पा रहे, लेकिन एक आइडिया दे रही हूँ कि कैसे आपको याद करनी चीजें, वहां पर आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। 9वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताएंगे। पहला है, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग भारतीय स्थल पिंड क्या है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। नेक्स्ट है, केरल का जो कुट्टानाड है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। थर्ड है, काली और तिस्ता के बीच के हिमालय को क्या बोलते हैं? असम हिमालय। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, पहला दूसरा कथन तो बिल्कुल सही, तीसरा गलत हो जाएगा। अभी मैंने बताया काली और तिस्ता, इनके बीच के हिमालय को हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं? नेपाल हिमालय। असम हिमालय अभी मैंने बताया था। फिर तिस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र के बीच क्या होगा? ये हो जाता है असम हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा करेक्ट है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है, विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी है, जो कि ट्रांस हिमालय में है। सेकेंड है, जवादी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य के उत्तरी आर्काट जिले में स्थित है। नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैली हुई है। फोर्थ है, गहजात पहाड़ियां उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहाँ टोडा जनजाति निवास करती है। बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम राकापोशी। तो सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोशी, कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय में है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जवादी हिल्स की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु राज्य में है और नदन अरकाट में ये स्थित है, करेक्ट होगा। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की बात करें, तमिलनाडु में है, केरल में है और कर्नाटक में है, या आंध्र प्रदेश नहीं होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। और जो गहजात पहाड़ियां हैं, ये उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। यहाँ पर टोडा नहीं, यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है? तो गोंड जनजाति निवास करती है। तीसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है।
अगला प्रश्न देखिए और बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, नीलगिरी पहाड़ियां भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। अनाईमुडी दक्षिण भारत की और पश्चिमी घाट दोनों की सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय पठार भारत के विशाल क्षेत्र में एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। फोर्थ है, अरावली अवशिष्ट एक प्रकार के अवशिष्ट वलित पर्वत का उदाहरण है। और कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की लिए नहीं, क्योंकि ये फैक्ट्स आपको रटे हुए हैं, याद हुए हैं। पिछले प्रश्न आप देखेंगे उठा करके तो वहाँ से ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि सारे स्टेटमेंट सही। चलिए 12वां प्रश्न देखिए, इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा करेक्ट है। तो बोमपुका द्वीप, जिसे पोहाट के नाम से भी जानते हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप है। सेकंड है, डंकन पास के बारे में बात हो रहा है, तो जो सदर्न अंडमान है, साउथ अंडमान, और जो लघु अंडमान है, लिटिल अंडमान, इनके बीच में क्या है, डंकन पास है। ठीक है, बैरन आइलैंड की बात की जा रही है, तो बैरन आइलैंड बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, ऐसी डायरेक्शन में। कहाँ से, पोर्ट ब्लेयर जो इनकी कैपिटल है। ठीक है, बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों ही सही दिए गए हैं। 13 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है वो मिनिकॉय है, जो कि 9 डिग्री चैनल से बाकी आइलैंड से अलग होता है। फिर है, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच कौन सा 8 डिग्री चैनल है जो एक दूसरे को सेपरेट कर रहे हैं। थर्ड है, सालसेट आइलैंड के बारे में बात हो रही है, भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, मुंबई और ठाणे शहर इसी द्वीप पर स्थित है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। 14th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने, कोई एक इनकरेक्ट है। पहला क्या है, खरवार जनजाति यूपी के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में निवास करती है। बी है, गद्दी जनजाति पश्चिमी हिमालय की धौलाधार श्रेणी से संबंधित है। सी है, जौनसारी जनजाति उत्तराखंड में स्थायी रूप से रहने वाली एक कृषक जनजाति है। और डी है, इनमें से कोई भी नहीं, मतलब कोई भी गलत नहीं। पहला देखिए, खरवार जनजाति कहाँ कहाँ रहती है, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र। फिर से याद कर लीजिए, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र। बार बार बोलती हूँ जिसे रट जाए, आप लोग को शायद सुनने से ही याद हो जाए। यह यूपी की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, खरवार। यूपी की बात हो रही है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और कर्मा जो लोकनृत्य पूछा जाता है, कर्मा लोकनृत्य कौन सी जनजाति मनाती है, तो ये खरवार वाली ही है। ठीक है, अगली है गद्दी जनजाति, तो ये कहाँ पर है, पश्चिमी हिमालय की धौलाधार श्रेणी से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा और जो चंबा जिला है वहां पर ये निवास करती है। अब बात करते हैं जौनसारी जनजाति, तो उत्तराखंड में स्थायी रूप से रहने वाली एक तरह की कृषक जनजाति है। इनमें बहुपति विवाह प्रणाली भी पाई जाती है। कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। 15th क्वेश्चन देखिए, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। पहला क्या, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, उसे क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया। और दूसरा है, कोसी रिवर के बारे में सौरभ विहार बोलते हैं, क्योंकि ये कुख्यात है अपना रास्ता बदलने के लिए। तिब्बत में सिंधु नदी को क्या बोलते हैं, सिंगी खम्बन बोलते हैं या शेरमुख भी कहते हैं। सतलज रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, राकसताल, जो कि मानसरोवर के पास तिब्बत में है, और इसे लांगचिन खम्बम के नाम से भी जानते हैं। चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन डी सही होगा। आप यूपीजी के और ज्योग्राफी साथ साथ देखते चल रहे हैं, तो सभी प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। 16वां प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, सिंध नदी अरुणाचल प्रदेश के सरिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। दूसरी है, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। थर्ड है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा से मिलती है, और इसके बाद इसे गंगा नदी कहते हैं। फोर्थ है, सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश से सिंधु नदी कहाँ से मिल जाएगी, सिंधु नदी। ठीक है, यहाँ पर कौन सी सादिया से एंटर करती है, तो सादिया से आती है, ये हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर पेन ले लूँ, हाँ ये पहला गलत हो गया, ब्रह्मपुत्र आएगी। यमुना नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी, बिल्कुल सही दिया गया है। वेस्टर्न मोस्ट रिवर है और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ठीक है, जो दाहिने तट से आकर के मिलती है, दूसरी सोन आकर के मिलती है गंगा से। अब देखिए, देवप्रयाग याद रखिएगा, जहाँ पर भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। आपको पंच प्रयाग याद करने होते हैं। सबसे पहले अलकनंदा यहाँ पर याद रखनी है कि जैसे कि विष्णु प्रयाग है सबसे पहला जो प्रयाग है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा नंद प्रयाग है। ठीक है, इसके बाद कर्ण प्रयाग है, और अगला आ जाता है रुद्रप्रयाग, फिर
ये देवप्रयाग, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा नदी से मिलती है, इसके बाद इसको गंगा कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में से सबसे बड़ा डेल्टा है, ये भी करेक्ट है। तो पहला सिर्फ गलत है, दूसरा तीसरा चौथा करेक्ट है, ऑप्शन डी चूज करेंगे। 17th क्वेश्चन देखिए, कुछ स्टेटमेंट है। पहला है अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में बहने वाली लूनी नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। सेकंड है कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। थर्ड है तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। और श्री हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। बताइए इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलिए कि स्टेटमेंट को सबसे पहले देखेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है? इसके पश्चिम में लूनी नदी बहती है और राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। दूसरी बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कावेरी कहाँ से? गोदावरी होगी। ये तो इजी सा प्रश्न है, आप लोग लूसेंट और पता नहीं किन किन बुक से लड़ते चले आ रहे हैं। तेल, ईब, मान, ये सब जोंक, हसदेव, ये सब महानदी की सहायक नदी है। तेल भी दी गई है, बिल्कुल करेक्ट है। श्री हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। शायद ये नहीं याद है तो ये तैयार कर लीजिए। अब पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। 18th क्वेश्चन देखिए, 4 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है भारत में भूजल सिंचाई के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है। सेकंड है भारत में सबसे अधिक ट्यूबवेल यूपी में है। थर्ड है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल बोया गया क्षेत्र 85% सिंचाई के अंतर्गत आता है। फोर्थ है 26 दिसंबर 2004 को सुनामी के जवाब में भारत सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र की स्थापना की थी। देखेंगे कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले भूजल सिंचाई के अंतर्गत अगर सबसे बड़ा क्षेत्र बात किया जाए तो भारत का ही है, ठीक है। लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड इज इन इंडिया। दूसरा है यूपी का सबसे हाईएस्ट नंबर है ट्यूबवेल में, ट्यूबवेल से जो सिंचाई में, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा देखिए, कुल बोए गए क्षेत्र का जो 85% सिंचाई के अंतर्गत आता है उसमें पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी है, ये भी करेक्ट है। अब देखिए इसमें याद क्या करना है आपको कि क्या क्या कौन सा केंद्र है, कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में है, ठीक है। और भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र, इसकी भी स्थापना की गई। तो दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन डी पे टिक लगा लीजिए। 19th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा प्रतिशत की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक पाई जाती है? जलोढ़, लाल, काली और लेटेराइट। तो देखिए 43.4% एरिया कवर करती है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर है। दूसरे नंबर पे कौन आएगी? इसके बाद रेड सॉइल आती है। रेड सॉइल कितने परसेंट एरिया कवर करेगी? 18.6% का एरिया। याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्ट इसमें है नहीं, 1-2 परसेंटेज होते हैं, वो हो सकता है कभी पूछ भी लिया जाए, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन सी आती है? ब्लैक सॉइल आती है, जिसका पूरा एरिया कितना है? 15.2%। नेक्स्ट है लेटेराइट सॉइल, जो कि देश के 3.7% टोटल एरिया कवर करती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। 20वां प्रश्न देखिए, 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं और बताने हैं कौन से करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं, ये कहाँ पर मिलते हैं? तो पश्चिमी ढलानों पर मिलते हैं, वेस्टर्न घाट के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडुअर फॉरेस्ट, ये कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, इनके फुटहिल्स में और हिमालयन रीजन पे। इसके बाद जो उड़ीसा के पूर्वी ढलान है, ठीक है, इन पे पाया जाता है। और ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट ये कहाँ मिलेंगे? तो दक्षिण पश्चिम पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी, इनके अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने जब आपको वेजिटेशन पढ़ाया था तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ट्रॉपिकल एवरग्रीन याद रखिए, ट्रॉपिकल डेसिडुअस और ट्रॉपिकल थॉर्नी, यहाँ पर जितने दिए गए मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर मिलेंगे? इसमें ड्राई और वेट दोनों होते हैं। जहाँ पर आप देखेंगे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है उन जगह पर। तो आप देखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज्यादा बारिश सबसे पहले कहाँ हो रही? वेस्टर्न घाट पे हो रही। तो उस रीजन में क्या मिलेंगे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिलेंगे, आपको दिया गया है। फिर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आ जाएंगे, जहाँ गारो, खासी, जयंत या ये सब पहाड़ियां हैं ना, मेघालय में आप देखेंगे सबसे ज्यादा बारिश होती। तो यहाँ पर क्या होती? बार बार मानसून रोटेट करता रहता है, उसी में घूमता रहता है, सबसे ज्यादा बारिश वहां मिलती, तो वहां पर भी एवरग्रीन होंगे। क्योंकि देखिए बारिश की मात्रा भी ज्यादा है और टेम्परेचर भी ठीक ठाक मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर
एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। अब ट्रॉपिकल डेसिडुअस की बात करूँ तो ये कहाँ कहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है, 70 से लेकर के 200 तक। तो कुछ जगह पे क्या होंगे, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस होंगे, ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस होंगे। 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश हो रही तो कैसे हो जाएंगे, ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस में 70 से 100 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर की जो बारिश हो रही, ठीक है। अब इनमें देखेंगे कौन कौन से रीजन आ जाएंगे, तो हिमालय का तलछटी वाला क्षेत्र आ जाएगा, पश्चिमी घाट और उड़ीसा के पूर्वी ढाल भी आ जाएंगे। करेक्ट दिया गया, उत्तर पूर्वी राज्य और इसमें भी आएंगे, ठीक है। अब जो थॉर्नी फॉरेस्ट है ये कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर बारिश की मात्रा कम है, धीरे धीरे मानसून पहुंचते पहुंचते उसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है, वहां पर आप एरिड रीजन देखेंगे, सूखा क्षेत्र देखेंगे, डिजर्ट वाला होगा, बलुई मिट्टी होगी। तो वहां पर क्या होंगे कि सेमी जो यहाँ पर है ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट मिलेंगे, जिनकी पत्तियां कम होंगी, कांटेदार वृक्ष होंगे, ये सब मिलेंगे। और आपने बबूल, नीम, खैर ये सब देखा है ना, ये सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस में तो आते हैं, लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी, इन सब में आपने बबूल देखा होगा, कैक्टस वगैरह आपने देखे, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। मैंने कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है। और देखिए क्वेश्चन भी इंक्रीज हो जाएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है, जितने क्वेश्चन हो रहे हैं एटलीस्ट उनको रिवाइज करते चलिए। आप लोग की डिमांड थी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन की, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टेटमेंट मिल रहे हैं और वो टॉपिक आपका पूरा क्लियर हुआ जा रहा है। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है, आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्या स्कोर आपका आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को शेयर भी करते रहिए और लोगों को। धन्यवाद।